नमस्कार, इकोनॉमिक टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन, क्या स्थिति है बाजार की, किस तरीके से हो रहा है कारोबार और साथ ही कारोबार जगत में क्या कुछ है खास, ये सारी जानकारी आपको देंगे। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में इजाफा। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19.58 करोड़ रुपए पहुंचा। इसमें पिछले वित्त वर्ष में ये राशि 16.64 लाख करोड़ रुपए थी। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इटा ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर किया बड़ा फैसला। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ। इससे बुढ़ापे के दौरान लोगों को मिलेगा इलाज में बड़ा सहयोग। आरबीआई ने पीएसओ या विनियमित भुगतान कंपनियों से आम चुनावों के दौरान किए गए किसी भी उच्च मूल्य के संदिग्ध भुगतान को चिन्हित करने के लिए कहा। इसकी मदद से मतदाताओं को प्रभावित करने या इन चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों को धन के दुरुपयोग को रोकने में मिलेगी बड़ी मदद। और आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन, भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। पिछले कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए थे पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी। तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन की अगर बात की जाए, सबसे पहले रुख कर लेते हैं। आइए कारोबार जगत की जो खबरें हैं वो आपको बता दें। गिफ्ट निफ्टी की अगर शुरुआत आज हम करें तो आपको बता दें गिफ्ट निफ्टी आज करीब 78 अंकों की बढ़त के साथ 22,282 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। जी हाँ, खासतौर से अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की तो इसमें 78 अंकों की हमने तेजी जो है वो देखी है। और इसके बाद जैसा हमने आपको बताया करीब 22,282 के स्तर पर ये कारोबार करता हुआ शुरुआत में नजर आया है। गिफ्ट निफ्टी के बाद अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो आपको बता दें वैश्विक उथल पुथल के बीच भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले हैं। सेंसेक्स 370 अंकों की बढ़त के साथ 73,458 के स्तर पर खुला। वहीं खासतौर से निफ्टी की भी अगर बात की जाए तो निफ्टी में भी करीब 150 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद निफ्टी 22,297 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। तो कहीं ना कहीं हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और आज के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए, जहां पे हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है, तेजी जो देखने को मिल रही है वो है बीपीसीएल, अल्ट्रासिमको, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, जहां पर कहीं ना कहीं जो बढ़त है वो नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए जहां पे आज लाल निशान नज़र आ रहा है, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं खासतौर से जो लॉसेस हैं उसमें आज नज़र आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी और अपोलो हॉस्पिटल, जहां आज लाल निशान के साथ फिलहाल तक जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही क्रूड की भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो $86 के पार दर्ज किया गया। जी हां, $86 प्रति बैरल के पार आज ये दर्ज हुआ है। तो जाना आपने किस तरीके से कारोबार जगत की अगर बात की जाए, आज सप्ताह का जो पहला कारोबारी दिन है उसमें शुरुआती तौर पर किस तरीके से कारोबार होता नजर आया। ना सिर्फ अगर हम निफ्टी 50 की बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो एक तेजी आज इसमें दिखाई दी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फोकस की। प्रत्यक्ष कर संग्रह, जी हाँ, यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके आंकड़े अर्थव्यवस्था में उछाल और व्यक्ति तथा कॉर्पोरेट की आय में वृद्धि को दर्शा रहे हैं। ये उछाल विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जैसे कि विनिर्माण की हम बात करें, सेवा सेक्टर और वित्तीय सेवाओं की अगर खास तौर से बात की जाए तो इसका असर वहां देखने को मिलेगा। फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वो क्या है, उस पर आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों में उछाल अर्थव्यवस्था के नए पथ की ओर इशारा कर रहा है। इस उछाल के पीछे कई मुख्य कारण हैं, जैसे कि व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, सरकार के बड़े निवेश का प्रभाव और विदेशी निवेश की बढ़ती संख्या। इस संग्रह में उछाल का सबसे प्रभावशाली प्रतिबिंब विनिर्माण सेक्टर में देखा गया है, जहां नए प्रोजेक्ट्स और उत्पादन की बढ़ती मांग के कारण संग्रह में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी एक प्रमुख उछाल देखा गया है, जो लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देता है। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में सालाना आधार पर
17.7% बढ़कर 19.58 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ये राशि संशोधित अनुमानों से काफी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 23.37 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में 19.72 लाख करोड़ रुपए के सकल संग्रह की तुलना में 18.48% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान सकल कॉर्पोरेट कर संग्रह 11.32 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले वर्ष के 10 लाख करोड़ रुपए के सकल कॉर्पोरेट कर संग्रह की तुलना में 13.06% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह 9.11 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले वर्ष के 8.26 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह की तुलना में 10.26% अधिक है। वहीं जानकारों की माने तो ये उछाल अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण और विकास के लिए एक प्रोत्साहन माना जा रहा है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से जो अगर बात की जाए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर उसमें एक इजाफा नज़र आया है, जो लक्ष्य था अनुमानित था उससे भी ज़्यादा यानी बदलाव जो है उसमें हमें देखने को मिला है। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन वाधवा जी, टैक्स विशेषज्ञ हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले नवीन जी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अब आंकड़े आए हैं वित्त वर्ष 2023-24 के, क्योंकि एक लक्ष्य जो रखा था उस निर्धारित लक्ष्य से भी आगे जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं आंकड़ों की अगर बात की जाए। नवीन जी, पहले आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आई एम सो सॉरी जी। 17.5% लगभग बढ़ोतरी हुई है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। और ऐसा नहीं खाली कॉर्पोरेट टैक्स में हुआ है, पर्सनल टैक्स में भी लगभग उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कॉर्पोरेट टैक्स का है जी। इसकी मैं सबसे जो मेन रीजन मानता हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है, सबसे मेन रीजन तो ऑब्वियसली जीडीपी का जो हमारा इतनी ग्रोथ है। और माना जाता है कि अगर जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपया खर्च करती है तो 2.5 रुपए के फॉर्म में वो लौट के वापस से सरकार के पास आता है, और जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में क्लियरली दिख भी रहा है। तो कंपनीज का टर्नओवर इंक्रीज होना, कंपनीज का मुनाफा इंक्रीज होना, इसमें कुछ हद तक इन्फ्लेशन का भी मैं मानूंगा कि एक रीजन है कि चीजें महंगी हुई हैं, जिससे इनकम तो इंक्रीज हुआ है और उससे डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी इंक्रीज हुआ है। और इसमें बहुत बड़ा रीजन स्टॉक मार्केट का भी रहा है। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि रिसेंट ईयर्स में काफी अच्छी तेजी दिखाई है, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि यूएस स्टॉक मार्केट में भी पिछले 1 साल में काफी अच्छा इंक्रीमेंट आया है, जिस वजह से अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका जो टैक्स की जो लायबिलिटी है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होती है जी। तो जीडीपी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, लोगों की पर्सनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन है हमारी इकोनॉमी के लिए, स्पेशली इकोनॉमी के लिए, कि हम लोग इस वक्त पहले पायदान पे खड़े हैं ग्लोबल इकोनॉमी के इम्प्रूवमेंट स्केल पे। जी बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, क्योंकि अभी 5वें पायदान पर हैं और जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की और अब जब हम अग्रसर हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आंकड़े हैं शायद और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे थे उस लक्ष्य से आगे निकल गए हैं। और खासतौर से जैसा आपने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन की बात की जाए या मार्केट को हम देखें, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट भी अभी तक हुआ है, और इसी में खासतौर से अगर जब हम रिटर्न्स को देखते हैं, हमने आंकड़े देखे थे किस तरीके से जो रिटर्न्स भरने वालों की जो संख्या थी उसमें किस तरीके से रिकॉर्ड इजाफा हमें देखने को मिला था, और उसकी बानगी जो है अब इन आंकड़ों में भी झलकती हुई नजर आ रही है। टैक्स कलेक्शन हमारे देश का बैरोमीटर है। जितना टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा वो एक इंडिकेशन रहेगा कि हम लोग, हमारी इकोनॉमी अच्छी काम कर रही है। और जितना टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट उतना कम होगा। रिवाइज एस्टिमेट से भी हम लोग हमारा टैक्स कलेक्शन उसे एक्सीड कर रहा है। तो ऑब्वियस गवर्नमेंट का जब फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो वही पैसा वापिस से लौट के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर में भी इन्वेस्ट होगा। तो ये मैं मानता हूँ बिल्कुल कि अभी इंडिया 5वें पायदान पे है। मुझे लगता है कि अगले 2 साल के अंदर हम लोग 4थे पायदान पे बड़े आराम से आ जाएंगे, और मे भी अगले चुनाव तक हम लोग 3रे पायदान पे आराम से खड़े होंगे जी। तो ये मुझे लगता है कि इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन है वो एक अच्छा बैरोमीटर है जो एडवांस में दिखाते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो एडवांस में अपना टैक्स जमा करती है, जो एडवांस टैक्स की फॉर्म में जमा होता है, टीडीएस की फॉर्म में जमा होता है, जो आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि जो हम लोग पूरे साल में कमाते हैं
उसका टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, लेकिन हम एडवांस टैक्स की फॉर्म में पहले पे करते हैं। तो पूरे साल के आंकड़े हमको टीडीएस और एडवांस टैक्स की कलेक्शन की फॉर्म में मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मार्क है। जी बिल्कुल नवीन जी, और जिस तरीके से जब हम जीडीपी की बात करते हैं और तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने जो आर्थिक वृद्धि दर में उनको बदलाव करना पड़ा, संशोधन उसमें करना पड़ा, तमाम जो वैश्विक आर्थिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी अपनी रेटिंग्स को बढ़ाया, ऐसे में क्या माना जाए, क्या उसके अनुरूप जो हमारा अब जो नेट प्रॉफिट जिस तरीके से देखा जाए, जो नेट कलेक्शन आ रहा है, वो एक सही रेशो में नजर आता है? नेट मुझे लगता है कि अभी जिस स्पीड से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उस स्पीड से मुझे लगता है कि अभी टैक्स कलेक्शन उस स्पीड से नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि हमारा जो आंकड़ा है 17-17.5% से बढ़ा है जी। और जब हमारी जीडीपी 8% से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कोरिलेशन, अगर हम लोग पिछले कुछ सालों के अंदर देखेंगे तो जीडीपी हम लोगों ने हमेशा टैक्स कलेक्शन अपने रिवाइज एस्टिमेट से एक्सीड किया है जी। लेकिन जब जीडीपी हमारे एस्टिमेशन से और भी आगे जा रही है तो उस हिसाब से टैक्स कलेक्शन उतना इंक्रीज हुआ नहीं है। लेकिन इसमें ना एक बात और ऐड करनी पड़ेगी जो आपके पुराने सवाल से रिलेटेड था, वो जो टैक्स रिटर्न के अंदर जो हमारा इंक्रीज हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि पहले जब आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती थी तो आप साल के अंत में बैठते थे, अपने सारे स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट उठा के बैठते थे और अक्सर चांसेस ऐसा होता था आप अपनी कोई ना कोई इनकम डिस्क्लोज करना भूल जाएंगे, आप कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल जाएंगे। अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी एआईएस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं लोगों को, मैंने खुद पर्सनली ऐसे कितने केसेस देखे हैं जिसमें टैक्स पेयर्स को ही नहीं पता होता कि यार मेरी ये इनकम है जो मुझे रिटर्न के अंदर ऑफर करनी है टैक्स के लिए। जब एआईएस में आती है तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये इनकम जो है मुझे ऑफर करनी चाहिए थी, अगर नहीं करते तो बाद में प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, पेनल्टी फीस लगती है। तो सरकार ने जो ये ट्रांसपेरेंसी रखी है ना, जिसकी वजह से टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हो रहा है, लोग डर से या ईमानदारी से जो अपना टैक्स पे कर रहे हैं, उसमें डिजिटलाइजेशन का एक काफी बड़ा रोल रहा है। ये सवाल का कंटिन्यूएशन में मुझे जवाब ऐड करना था। जी बिल्कुल, यानी पहले अगर देखा जाए थोड़ा सा पेचीदा भी लगता था लोगों को कि कैसे हम टैक्स फाइल जो है वो कर पाएंगे, कुछ छूट ना जाए, काफ़ी सारे क्लॉजेस। लेकिन अब जैसा आपने भी बताया कि जब डिजिटली हम आगे बढ़ रहे हैं तो ना सिर्फ जो पूरी प्रक्रिया है उसको काफ़ी ईजी किया गया है, यानी सरल उसको कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वो अब हमें नज़र आती है। जो सारा जो डेटा है वो हमें एक तरफ नज़र आता है और फिर काफ़ी आसानी से हम जो टैक्स फाइल है वो कर पाते हैं। लेकिन खासतौर से आपने शुरुआत में जिक्र किया था जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक तरीके से अब इतना महत्वपूर्ण बनता हुआ नजर आया है और पूरे विश्व में तेजी से हम कह सकते हैं स्थापित होता नजर आ रहा है, उससे कितना लाभ आपको लग रहा है कि मिल रहा है हमें? बिल्कुल। आप मुकुल जी, आप ये देखिए कि हम लोग जो लॉजिस्टिक टू जीडीपी का रेशियो था कुछ सालों पहले 16-17% का हुआ करता था, जो सरकार का एस्टिमेट है कि हम 7 से 8% पे लेके आएंगे। अगर मेरा और एक वर्ल्ड लेवल पे एक पैरामीटर है कि अगर किसी भी एरिया से कोई भी गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकती है, उस एरिया के डेवलपमेंट से होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही फोकस सरकार भी कर रही है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप स्पेंड करेंगे, जितना लॉजिस्टिक को इजी कर पाएंगे, उतना इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम बना पाएंगे। आप कोई भी वर्ल्ड इकोनॉमी उठा के देखिए, डेवलप नेशन उठा के देखिए, वहां पे सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका लॉजिस्टिक टू जीडीपी रेशियो कितना है। अगर हम लोग 7 से 8% पे लेके आएंगे तो इंफ्रा को डेवलप किए बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार ने इस साल का भी 11,11,000 करोड़ का जो बजट एस्टिमेट रखा है, मुझे लगता है कि ये अगले 3-4 सालों तक ये रुकने वाला नहीं है। अभी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसके बाद हमें पोर्ट का भी डेवलप करना है, एयरपोर्ट का डेवलप काफी हद तक हो चुका है, बट वो पैसेंजर तक काफी है। अभी भी कार्गो के लिए हमें डेवलप करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मुझे यही लगता है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रा पे, वो बिल्कुल सही फोकस है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। और देखा जाए क्योंकि लगातार फोकस ये रहा कि जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। और खासतौर से नवीन जी, इससे पहले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते थे कि ये पारदर्शी नहीं है या इसके जरिए नुकसान हो सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब आंकड़े सामने आते हैं तो ये सारी बातें जो हैं अपने आप में झुटला जाती हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। हालांकि मेरा जीएसटी मेरा डोमेन नहीं है, मैं इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, बट ये जीएसटी के नंबर को मैं भी ट्रैक करता हूँ। मैं तो जीएसटी के नंबर से आप देखिए ना सर कितनी ट्रांसपेरेंसी है। पहले आपको एक्साइज वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। एक बार आपके गुड्स ने एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूवमेंट हुई, लेकिन अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और बिल्कुल ईजी है। मेरे फादर का भी बिजनेस है, उनके लिए कितना ईजी है। आप
किसी भी स्टेट से माल लीजिए, अपने स्टेट में माल बेचिए और उस जीएसटी का क्रेडिट आप कितनी आसानी से लेते हैं, और इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं आप बिलीव करेंगे आप टैक्स पेयर को मिलता है। हम जिस कंपनी में मैं जुड़ा हुआ हूँ टैक्समैन, हमारी बुक्स एग्जम्प्ट होती हैं सर। आप यकीन करिए अगर हम लोगों की बुक्स टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाती हैं, चाहे वो मिनिमम में 5% में, उससे हमें जो जीएसटी हम लोग पे करके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जम्प्ट गुड्स है, हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन अगर हम लोग भी टैक्सेबल कैटेगरी में आएंगे तो सारा जीएसटी का क्रेडिट हमें मिलेगा, और तो कहीं ना कहीं हम लोग वो बेनिफिट अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, और देखिए टैक्स का कलेक्शन तो जरूरी है देश की तरक्की के लिए, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। इनडायरेक्ट टैक्स अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ईज रहेगा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कंपनीज हमारे देश की तरफ देखेंगी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए पिछले 7-8-10 सालों में, लेकिन जीएसटी में जो बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं उसका ही इम्पैक्ट है कि हमारा टैक्स का कलेक्शन इतना तेजी से बढ़ रहा है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगभग 50 से 60 पायदान में हम लोगों ने जंप मारा है, और मुझे लगता है उसमें जीएसटी का बहुत बड़ा रोल है। और जिसका ये कहना है कि जीएसटी से कोई फायदा नहीं हो, या तो वो आंकड़े सामने रखें, या फिर वो इंटरेस्टेड पार्टीज नहीं है कि जो जीएसटी को तारीफ कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी, क्योंकि जिस तरीके से हम टैक्स की बात करते हैं, जिस तरीके से हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है, उसके आधार पर ये ज़रूरी कि कहीं ना कहीं देश में जो आर्थिक विकास है उसको गति मिलेगी, और जब आर्थिक विकास को गति मिलती है तो हम मान सकते हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो पहले से ही अपना लगातार एक रुझान जो है वो जता रहे हैं, अपनी रुचि जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें और बढ़ावा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। काफी नंबर इंक्रीज हुआ है, आप चाहे एप्पल का उठा के देखिए, और अभी टेस्ला की भी बात हो रही है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया की तरफ रुख रख रही हैं, देख रही हैं। सिर्फ इंडिया को कंजम्पशन मार्केट की तरह नहीं देख रही है, वो इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब भी देख रही हैं। आप देखिए एशिया में इंडिया ही एक ऐसी इकोनॉमी है जो आपको डेमोक्रेसी के साथ साथ एक रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर प्रोवाइड कर सकती है, अच्छी पॉलिसीज प्रोवाइड कर सकती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है। तो मुझे यही लगता है कि इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडिया में आने के पीछे सरकार की पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। टैक्स की रिफॉर्म जो हुए हैं, जीएसटी का, उसका काफी बड़ा हाथ है। लेकिन इनकम टैक्स में स्टिल मुझे लगता है कि अभी थोड़े से रिफॉर्म करने की और रिक्वायरमेंट है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार को लिटिगेशन पे फोकस करना पड़ेगा। अभी आप टैक्स पेयर को अपना कस्टमर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा, कि टैक्स पेयर आपको जब पैसा दे रहा है तो वो आपसे अच्छी सर्विसेज एक्सपेक्ट करता है। जी नवीन जी, लेकिन अब क्योंकि उसी सर्विसेज की अगर खास तौर से बात की जाए तो नई रिजीम के तहत भी हमने देखा था, और जैसा शुरुआत में आपने कहा कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं उनके लिए जो समय अवधि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहले एक निश्चित समय हो जाता था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कैसे जो समय सीमा है उसको भी बढ़ाया जाता है, जिससे जो टैक्स पेयर है वो अपनी जो अदायगी है, जो फाइल है, अपना टैक्स है, वो कर सकें। लेकिन पिछले 3 साल में एक बार भी ड्यू डेट आपने देखा होगा नहीं बढ़ाई है, क्योंकि भाई अभी तक नेचर वाइज इंडियंस का लगता था कि यार लास्ट मिनट पे जाके कंप्लायंस करते थे, और इस माइंडसेट से करते कि डेट फिर चेंज हो जाएगी। लेकिन पिछले 2-3 साल से देखिए कोई ड्यू डेट आपकी चेंज नहीं हुई है। चेंज हुई सिर्फ उन स्टेट्स में जहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हो किसी तरीके की, अदरवाइज ड्यू डेट कभी चेंज नहीं होती है। और इसलिए सरकार का मानना है कि अगर हम आपके साथ लिबरल हो रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा डिलीजेंट होना पड़ेगा अपनी कंप्लायंसेस में। टाइमली कंप्लायंस कीजिए, टाइमली टैक्स पे कीजिए, सरकार आपको परेशान नहीं करेगी, और सरकार और आपके बीच में एक पार्टनरशिप का नाता बना रहेगा। जी, और कहीं ना कहीं एक जो नाते जिसकी आप बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप जो बनी रहेगी, एक विश्वास शायद जो देशवासियों का है, जो टैक्स पेयर है, उसका और बढ़ता हुआ नजर आता है। सर चाहे डर से देखिए या कॉन्फिडेंस में देखिए, लेकिन टैक्स कलेक्शन बढ़ने के पीछे डिजिटाइजेशन का काफी बड़ा हाथ है। आपकी सारी जब डिटेल सरकार के पास है तो आपको तो टैक्स जमा करना ही पड़ेगा। लेकिन आर्थिक विकास के लिए शायद ये जरूरी हो जाता है कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो। बिल्कुल जरूरी है, और इस बात में मैं भी मानता हूँ, ईमानदारी से टैक्स मैं अपना भी पे करता हूँ और अपने क्लाइंट का भी पे करवाता हूँ। जो विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ जो टैक्स प्लानिंग हो सकती है वो तो हमारा हक है, वो हम लोग बिल्कुल करते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग टैक्स पूरा ईमानदारी से पे करें, और चार्टेड अकाउंटेंट्स को भी ट्रेन एडुकेट करें कि वो ईमानदारी से अपना टैक्स पे करे और अपने क्लाइंट का टैक्स पे कराए, जो कि देश हित में बहुत जरूरी है। जी, और ऐसे में अब क्योंकि जब हमने लक्ष्य रखा था नवीन जी, उससे ज़्यादा हमने इस बार अर्जित किया है, जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, अब जो आने वाला वर्ष की अगर खास तौर से बात की जाए तो इसमें कितने इजाफे की उम्मीद आपको लग रही है? मुझे लगता है कि ये नंबर हर साल हर क्वार्टर में ही आंकड़ा क्रॉस ही करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले सालों में हमारी जीडीपी कैसे परफॉर्म करेगी। बट अभी तक जो हम लोग एस्टिमेट देखते हैं वो एस्टिमेशन अच्छा ही रहा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन और कंट्रोल में आ जाए
तो मुझे लगता है कि ये जीडीपी के आंकड़े और बेटर जाएंगे, क्योंकि डिमांड कहीं ना कहीं हिट करती है अगर आपका इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज्यादा है। अगर ये इन्फ्लेशन 4 से 5% की रेंज में आ जाए, क्योंकि इंडिया एक कंजम्पशन कंट्री रहा है, जी। हमारे देश की पॉपुलेशन है, जो अगर हमारे देश की पॉपुलेशन हमारे लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करती है, वही अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता है अगर इन्फ्लेशन 4 से 5% की रेंज में आ जाए तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े और ज्यादा एक्सीड करेंगे, जो अगर यहाँ से नंबर हम लोग एस्टिमेशन से 20% भी एक्सीड कर जाए तो मुझे कुछ ज्यादा अचंभा नहीं होगा। जी बिल्कुल, यानी आपके अनुसार अगर इन्फ्लेशन देखा जाए उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट का आपने जिक्र किया था कि उस पर किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन और ये जो आंकड़े अब अगर बढ़ते जाएंगे और किस तरह का जो आर्थिक विकास है वो आप यहाँ अनुमान कर रहे हैं देश के लिए? सर वही कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सरकार का फोकस रहेगा जी। सब्सिडीज पे मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा नियंत्रण बना के चलेगी, जो कि हमें लास्ट बजट में भी दिखा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना सरकार की पहली प्रायोरिटी थी, है और आने वाले कुछ सालों में रहेगी, क्योंकि जो मोमेंटम, जो स्पीड अभी हम लोगों ने पकड़ी है, ये स्पीड तभी कंटिन्यू रह पाएगी जब हम लोग इंफ्रा पे खर्चा करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार का यही पहला बेंचमार्क होगा और यही पहली प्रायोरिटी होगी आने वाले 4-5 सालों के अंदर। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी है वो नज़र आती रहेगी सरकार की जो प्राथमिकता, और जैसा आपने कहा कि जो फ्लो है जब ये बना रहेगा तो तभी जाकर और बेहतर तरीके से देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो विकास है वो लगातार होता रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नवीन वाधवा जो कि टैक्स शीर्षक थे बता रहे थे कि किस तरीके से जब हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, जब उसमें इजाफा हुआ है तो उसका किस तरीका का इम्पैक्ट जो है या असर जो है वो देश पर अब नज़र आने लगा है। फिर चाहे हम विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की अगर बात करें वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जीएसटी के भी अगर जो आंकड़े हैं उसमें हम देखा कैसे लगातार इजाफा होता नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये तमाम आंकड़े जो हैं देश के आर्थिक विकास को और ज़्यादा गति देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में हम आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। आईफोन निर्माता एप्पल को अपने विक्रेताओं के माध्यम से अगले 3 वर्षों में भारत में 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में एप्पल के विक्रेता और आपूर्तिकर्ता भारत में 1.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पीएसओ या विनियमित भुगतान कंपनियों से आम चुनावों के दौरान किए गए किसी भी उच्च मूल्य के संदिग्ध भुगतान को चिन्हित करने के लिए कहा। आरबीआई ने कहा कि ये मतदाताओं को प्रभावित करने या इन चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष रूप से धन देने के लिए डिजिटल भुगतान मोड के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने आखिरकार अपनी प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा कर दिया है। जोमेटो ने अपनी फीस 25% बढ़ाकर प्रति ऑर्डर 5 रुपए कर दी है। साथ ही कंपनी ने अपनी इंटरसिटी लेजेंड सर्विस को भी बंद कर दिया है। जोमेटो ने ये फैसले मार्च तिमाही के नतीजे आने के पहले लिए हैं। स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने 78 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसकी मदद से पूंजी निवेश से स्टार्टअप को अंतरिक्षयान विनिर्माण सुविधा का पहला चरण स्थापित करने में मदद मिलेगी। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे। इरडा ने स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए उम्र सीमा हटा दी है। इससे बुढ़ापे के दौरान लोगों को इलाज में बड़ा सहयोग मिलेगा। पिछला हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफी ठंडा रहा, लेकिन इस हफ्ते आईपीओ का मार्केट थोड़ा गुलजार रहने वाला है। आज से शुरू होने वाले इस हफ्ते में मेन बोर्ड सेगमेंट में 1 और एसएमई सेगमेंट में 3 आईपीओ खुल रहे हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास है कारोबार जगत में, लेकिन दिन की जो शुरुआत है अब हो चुकी है, और ऐसे में जाहिर तौर पर कारोबार जगत की जब हम बात करें तो इसमें कई सारे जो बदलाव हैं दिन भर वो देखने को मिलेंगे। और खासतौर से जब देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो उसमें भी कैसे कारोबार जगत की बात की जाए, या अभी हमने जैसा कि आज आपको फोकस स्टोरी में बताया कि कैसे जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा हुआ है, ये तमाम कारक जो हैं कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। और तमाम वो कारक जो देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वो काफ़ी हैं, और वही सारी खबरें आपके लिए हम लेकर आते हैं इकोनॉमी टुडे में। लेकिन फिलहाल वक्त चला आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत की तमाम खबरों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।